नमस्कार साथियों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेहतरीन होंगे। अब आगामी सीटेट और यूपीटेट आपके एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है साथी और प्लस रीट के एग्ज़ाम भी होने वाले हैं। सुपर टेट भी भविष्य में होने वाला है। उसके लिए हमने सेपरेट लेक्चर दे दिया है यूपीटेट, सीटेट का। अगर आप देखेंगे तो प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है सारे सब्जेक्ट का, यूपीटेट, सीटेट का। आप आकर वहाँ से पूर्णतः सघनता से अध्ययन कर सकते हैं। हम यहाँ पर आज से टेस्ट सीरीज लॉन्च किए हैं, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाया करेगा। इस वीडियो के बाद आपका हिंदी का क्लास आएगा, उसके भी टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च कर दिए हैं, बेसिक क्लास हमने करा दिया है। तो आप अब क्या है, अपने आप को बूस्ट करिए। चलिए 15 क्वेश्चन का सीरीज रहेगा, आप खुद बताएँगे कितने आपने सही किए। क्या सच में आपने सारे लेक्चर देखे हैं? तब जाके आप सही कर पाएँगे। तो देखिए, ये हमारा 1000 का श्रृंखला है और 1000 क्वेश्चन हम सीडीपी में कराने वाले हैं साथ ही। और प्लस हिंदी में भी टॉपिक वाइज़ कम से कम नहीं तो 3 से 4000 क्वेश्चन रहेंगे। आप देखते चलिए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता? भाई सही नहीं होगा अगर किसी ने शेयर नहीं किया तो। इतना याद रखना प्रशिक्षु, शेयर करोगे तभी इसका जो है फल आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से मिलेगा। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन-सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है? कौन-सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता? शिक्षण मतलब शिक्षक ना समझें, मतलब पढ़ाने के तरीके को। कौन-सा इसमें है जो कि प्रदर्शित करता है? फटाफट बताएँ। क्या पहला जो ऑप्शन दिया है, नियम कैसे काम करता है? इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थी को पढ़ाना। क्या यह शिक्षण को प्रदर्शित करता है या फिर नहीं करता है? इसमें पूछा गया तो नहीं करता है, बताइए। ये तो पॉजिटिव थिंक लग रहा है, मतलब यह तो सत्य है। इस क्वेश्चन का यह तो राइट आंसर नहीं होगा क्योंकि उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थी को पढ़ाना होता है भाई। स्पष्ट करने हेतु हम उदाहरण देते हैं, तो मतलब यह तो मतलब पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव पूछा गया है। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। अगला आप देखिए क्या पूछा गया है, ऑप्शन देखिए। समानता और अंतर देखने में सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना। बिल्कुल, यह भी तो पॉजिटिव भाई, यह भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं होगा। अगला पढ़ते हैं, विद्यार्थियों को एकाकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। योग्य बनाना, इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा साथी। योग्य बने नहीं, योग्य बनाना, मतलब इसमें कुछ नेगेटिविटी हमको दिख रही है, मतलब इस क्वेश्चन का हो सकता है ये राइट आंसर हो जाए। अगला प्रश्न देखिए, परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। बिल्कुल, यह भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं है, मतलब राइट आंसर हमारा क्या है भाई? यस, सी। अगर आप लोग के हिसाब से गलत होगा तो ज़रूर बताइएगा और इसका सटीक आंसर हमने बता दिया, पहले का सी। हम आपको बता देते हैं कहाँ पूछा गया है। यूपी टेट 2011 में पूछा गया है और सीटेट 2011 में पूछा गया है। और आपका जो ये क्वेश्चन पूछा गया साथी, यूपी टेट 2011 और सीटेट 2013 में पूछा गया है। तो आप इसको देख सकते हैं और पढ़ते हुए चल सकते हैं साथी। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अब इसको पढ़ते चलिए और आपके सारे क्वेश्चन कहीं न कहीं मिलेंगे। ये प्रीवियस ईयर पेपर हैं, आप समझ लीजिए। अगला प्रश्न, सभी लोग स्क्रीन पर देखेंगे, राइट आंसर देने का प्रयास करिएगा और निराशाजनक आंसर नहीं मिलना चाहिए। विद्यार्थी जो पहले सीख चुके हैं, उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में विद्यार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाई जो आप सीखे होते हैं, उसका स्मरण नहीं करेंगे, तो आप खुद बताओ कि कैसे वो आपको याद रहेगा? याद रहना भी योग्य होना चाहिए ना? बताइए। तो उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है? नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। बताइए, क्या यह राइट आंसर हो सकता है? नई जानकारी जो आपका है, जैसे आप अपडेट होते हैं ना न्यूज़ से, करंट अफेयर जो पुराना हो जाता है, मान लीजिए आज रेपो रेट कुछ और है आरबीआई का, 2 दिन बाद या फिर 1 महीने बाद रेपो रेट कुछ और हो जाए, रिवर्स रेपो रेट कुछ और हो जाए, तो आप उससे अपडेट होंगे, तभी तो भाई सीखने का, मानने का कुछ नज़रिया निकलेगा। अन्यथा कंडीशन में आप पुराने धड़ल्ले पे चलते रहेंगे तो कुछ मतलब निकलेगा? नहीं ना, तो इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर यही हो जाएगा। हमें इसका राइट आंसर मिल गया, क्या हो जाएगा? पहला, यानी कि नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। बिल्कुल, पूरे पाठों अगला मतलब कि देख लेते हैं ऑप्शन, पूरे पाठों को दोहराने का यह प्रभावी तरीका है। बताइए, पुनरावृत्ति करने का मतलब ये थोड़ा है कि बस आप दोहराते रहो, यह हो सकता है, लेकिन यह पहले वाले की अपेक्षा हमें काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं दिख रहा है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला आंसर क्या है? यह विद्यार्थियों की स्मृति को बढ़ाता है, जिससे सीखना सुदृढ़ होता है। बिल्कुल, स्मृति तो बढ़ाता ही है, लेकिन उस ऊपर वाला सारे सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट आंसर हमको दिख रहा है भाई। अगला देखिएगा, यह किसी भी कक्षा अनुदेशन के लिए एक सुविधाजनक शुरुआत है। बिल्कुल, क्योंकि भाई जो पुनरावृत्ति होती है, वो प्रत्यास्मरण में विद्यार्थियों की मदद तो करती है। किस प्रकार से करती है? वो पहली जानकारी को दूसरी जानकारी से जोड़ने का कार्य करती है। यही तो भैया, यही तो सबसे ज़्यादा मदद हुआ, क्योंकि सीख चुके हैं, वो पहले से सीख चुके हैं, तो उनको सुविधाजनक बनाने की क्या आवश्यकता है? अगला चलते हैं।
अगले प्रश्न पे आइए, तीसरे नंबर पर। सभी लोग निराशाजनक आंसर नहीं देंगे भाई, सभी लोग सही आंसर देंगे इसका। निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सीखने के बारे में सही? साथ ही आपको यहाँ पर हर एक ऑप्शन को बिल्कुल अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सीखने के बारे में सही है? सीखने के बारे में सही भाई, बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीखने के बारे में कौन-सा सही है? सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और विद्यार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। भाई इसका राइट आंसर तो हमको यही दिख रहा है, पहला ही दिख रहा है। आपको बताइएगा, अगला पढ़ लेते हैं ऑप्शन। सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता है। भाई सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कार्यों से प्रभावित नहीं होता है। ऐसे कैसे हो सकता है? जैसे आपका मान लें तबीयत खराब हो गया, तो आपका हो सकता है सीखने का जो चरण है वो अपने विद्यार्थी, अपने साथियों से छूटे रह जाओ, पीछे रह जाओ, तो ये तो गलत हो गया भाई ना, बताना। अगला देखना, सीखना मूल रूप से मानसिक प्रक्रिया है। भैया सीखना केवल मानसिक प्रक्रिया है? बताओ, सीखना भौतिक भी प्रक्रिया तो हो सकता है। आप सीख रहे हो, कुछ खा रहे हो, कमा रहे हो, ये भी तो हो सकता है। मूल रूप से पूछा गया है, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सिर्फ पहला होगा जो कि एप्रोप्रिएट है और बिल्कुल एक्यूरेट सही है। बिल्कुल भी ऑप्शन बहुत ही अच्छे तरीके से आप देखेंगे, जो पॉजिटिव क्वेश्चन है तो पॉजिटिव आंसर हमको आना चाहिए। सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और विद्यार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। बिल्कुल, सीखना तभी तो भैया उचित हो पाएगा। उसमें आप पता है कुछ सारे दिन पढ़े जा रहे हो, उसमें सारी क्रियाएँ हो रही हैं, लेकिन सकारात्मक रूप से आप सीख नहीं पा रहे उसे और विद्यार्थी संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो पढ़ाने से कोई फ़ायदा ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए। चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15 क्वेश्चन है, 15 में 15 आपको सही करने चाहिए बच्चों, ठीक है? क्योंकि हमने पढ़ा दिया है सारा थ्योरी। अगर आपने नहीं देखा है तो यूपी टेट, सी-टेट के प्लेलिस्ट में आ जाइए। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम दिया गया है, आप जुड़ जाइए। डेली इसका पीडीएफ दे दिया जाएगा आपको। अपने जो भाई-बहन हैं उनको भी थोड़ा-सा निमंत्रण भेजिए, क्लासेस शुरू हो चुके हैं धूम-धड़ाम तरीके से। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? बता सकते हैं आप इसे? एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? क्या सीखने के सादृश्यता नियम से यानी कि लॉ ऑफ सिमिलरिटी से संबंधित है, या फिर सीखने का प्रभाव नियम से यानी कि लॉ ऑफ इफेक्ट नियम से, या फिर सीखने के प्रभाव की आवृत्ति नियम से यानी कि लॉ ऑफ एटीट्यूड से, या फिर सीखने की तत्परता नियम से, या फिर लॉ ऑफ रेडीनेस से? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। बिल्कुल सही आंसर आप दे रहे हैं, सीखने के प्रभाव नियम से यानी कि लॉ ऑफ इफेक्ट से। भाई तभी तो अतीत का समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। आप सीखने के प्रभाव के नियम को ही तो फॉलो करा रहे हैं यहाँ पे भाई। लॉ ऑफ इफेक्ट, ये इफेक्ट क्या पड़ा बच्चों के ऊपर? अतीत की स्थिति से और अब की स्थिति में, नई स्थिति में अनुक्रिया कर रहा है, तो दोनों में इफेक्ट पड़ा। आप पहले कुछ और थे, आज पहले कुछ और हो, यानी कि सीखने का जो प्रक्रिया था भाई वो उसका प्रभाव दिखने लगा ना। पहले आप गरीब थे, अब आप पढ़ लिख लिए, टीचर बन गए, यानी कि सीखने का प्रभाव देखने को मिल रहा है भाई ना। तो शिक्षित वर्ग हमेशा सफल होता है। ठीक है, अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप सभी लोग देंगे। सभी विद्यार्थी, सभी शिक्षक और शिक्षिका से विनती है, एक बार इसे ज़रूर शेयर करेंगे। अगर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब भी करेंगे। अपने जैसे हूबहू चेहरे वाले पर्सन को भी जोड़ेंगे जो सच में भूखे होते हैं क्वेश्चन के। आ जाओ, 1000 क्वेश्चन धूम-धड़ाम तरीके से करते हैं। आज नहीं, रोज़ 15-15 करेंगे। इस सीरीज को बस फॉलो कर लीजिए। सीखना समृद्धि हो सकता है यदि। सीखना समृद्धि कब होगा? आप बताओ, जब वो सफल हो जाए, है ना? जब सफल हो जाएगा, तभी तो भैया सफल होगा। मतलब कि जब उसमें कुछ हम जैसे पढ़ लिख रहे हैं, तो हम किसी काबिल हो गए, तभी तो हमारा सीखना समृद्धि होगा, सफल होगा। तो बस वो चीज़ इसमें ढूँढो। इसमें लिखा है, वास्तविक दुनिया से उदाहरण की कक्षा, सॉरी 1 मिनट रुकिएगा। वास्तविक दुनिया से उदाहरण को कक्षा में लाया जाए, जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर है और बिल्कुल सटीक जानकारी है साथी। इसका राइट आंसर यही होगा। आगे बढ़ने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भाई सीखने जब आप प्रैक्टिकली नॉलेज लेंगे तो सीखना इफेक्टिव बनेगा, ज़ाहिर-सी बात है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, इसका राइट आंसर बताने का प्रयास करिएगा। यह डायरेक्ट प्रश्न है साथी, यह एक तरह से कहा जाए कि भई यह मतलब डायरेक्ट, इस पे कुछ समझना नहीं है, आपको रटना ही पड़ेगा इसके लिए। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल, जैसे कि एक कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी हैं, सारे विद्यार्थी एक क्षमता वाले नहीं हैं, तो सबको लेकर आगे बढ़ना है। जब तक उस कक्षा का सबसे, एक तरह से कह लीजिए जो कम नॉलेज वाला है, जिसकी बुद्धि लब्धि सबसे कम है, वह न सीखने लगे, तब तक कक्षा के जो टीचर हैं, उनको नहीं कहा जा सकता कि वो अच्छे टीचर हैं। अच्छे लोगों को तो सब पढ़ा लेता है, लेकिन
अच्छे लोगों को सब पढ़ा देता है, लेकिन जो थोड़े से कमज़ोर हैं, उनको पढ़ा के दिखाओ, तो बेहतर होगा। तो एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन-सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? बताइए। साथ संबंध कौन है? एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। यानी कि 6 का जो राइट आंसर है भाई, शिक्षा मनोविज्ञान। बस यही तो सही होगा भाई, शिक्षा मनोविज्ञान ही तो इसे कहते हैं। शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। शिक्षा समाजशास्त्र नहीं आता है भाई, दर्शन नहीं आता है, मनोविज्ञान नहीं, शिक्षा मनोविज्ञान, मीडिया मनोविज्ञान दिया है यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न। राइट आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है साथी, बस आप लोग इसे शेयर करना और आपका व्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए, तभी जाके अगला सेशन हम ऐसे ही इफेक्टिव बनाकर लाएँगे साथी। विद्यार्थियों का आत्मनियमन डैश 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 की ओर संकेत करता है। विद्यार्थियों का आत्मनियमन किसकी ओर संकेत करता है? अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने का, बिल्कुल। जैसे आप हो, आप टेस्ट सीरीज़ क्यों देते हो? थ्योरी तो पढ़ लिए, अब जाके एग्ज़ाम दे लो। लेकिन बच्चे, अगर आप सच में बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन भी हैं, तो बिना टेस्ट के आप अच्छा नहीं कर सकते किसी भी क्षेत्र में। मान सकते हो, कर सकते हो, बहुत 10% छात्र मान सकते हैं, लेकिन 90% छात्र हमेशा जब एग्ज़ाम में बैठते हैं तो वो किसी न किसी टेस्ट प्रक्रिया से गुजरे होते हैं। 10 टेस्ट, 5 टेस्ट, 6 टेस्ट, तो इससे वो अपने आप को आकलन करते हैं। यानी कि नियमन अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की योग्यता होती है साथी, की ओर संकेत करता है। यानी कि राइट आंसर इसका क्या होगा? 7 होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इसको शेयर आप ज़रूर करिएगा, अपने मित्रों को ज़रूर बताइएगा कि नए सेशन मतलब कि नए रूप से यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट हो चुका है साथी। यह टेस्ट सीरीज़ नंबर फर्स्ट है। निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? बताइए। निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बक दीजिए। साथ ही सीखना कुछ ऐसी चीज़ है जो कुछ अनुभवों को परिणाम स्वरूप घटित होती है। परिणाम स्वरूप घटित हुई। क्या सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है या फिर ऐसी चीज़ है जो अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है? देखते हैं आगे। व्यवहार का अध्ययन सीखना है। बिल्कुल, राइट आंसर तो हमको यही लग रहा है भाई, आपको बताइएगा। अगला पढ़ लेते हैं पहले। अधिगमन अधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है। अधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है। बिल्कुल, यह तो सही आंसर हुआ ना? और यह भी पॉजिटिव आंसर हुआ, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव पूछा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है, बिल्कुल। जैसे आप कुछ सीख रहे हो, तो आपके व्यवहार चेंज होते चले जाएँगे। आप आज कुछ बन गए, आपके मित्र कुछ कल नहीं बने हैं, तो आप उनसे थोड़े से इफ़ेक्टिव ढंग से बात करोगे, आपके बात करने का तरीका कुछ अलग होगा उनसे। तो इसका राइट आंसर क्या है? व्यवहार का अध्ययन सीखना है, नहीं। व्यवहार का अध्ययन सीखना नहीं है। ये चीज़ आप याद रखेंगे साथी, इसमें यही बोला गया है, सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता। तो व्यवहार का अध्ययन सीखना थोड़े है। आज आप देखेंगे जो बहुत कम पढ़े-लिखे भी हैं, तो उनका भी व्यवहार बहुत अच्छा है। मतलब सज्जन तरीके से बात करते हैं। मार्केट में आप खुद देखते होंगे, कुछ ऐसे सर्वेंट्स होते हैं जो कि उनका व्यवहार काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि एक तरह से कह लीजिए कि काफ़ी ज़्यादा उत्कृष्टता होता है उनके अंदर। मतलब कि सहनशीलता, संवेदनशीलता, या फिर कह लीजिए मतलब कि बहुत काफ़ी ज़्यादा ललक दिखता है। लेकिन वो पढ़े-लिखे नहीं होते हैं। तभी तो हमारे यहाँ नौकर की काम कर रहे हैं, सर्वेंट का काम कर रहे हैं, लेकिन उदारतापूर्वक तो बात करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सीखे हुए हैं, अध्ययन किए हुए हैं, तब जाके उदारता बने। उदारता आदमी के नेचर से डिपेंड करता है, ना कि अध्ययन से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सिद्धांत एक रूप में रचनावाद। क्या रचनावाद? अब इसका उल्लेख आपको करने हैं ऑप्शन के माध्यम से। सिद्धांत के रूप में रचनावाद क्या है? बताना है आपको। सिद्धांत के रूप में रचना, भाई ये सिद्धांत आपको वाइगोत्स्की का हो, चाहे जीन पियाजे का हो, चाहे जितने भी सिद्धांत हैं, लगभग 100 के ऊपर सिद्धांत है, लेकिन जो मैक्सिमम पूछा जाता है 25-30, उसको हमने बहुत ही डीपली तरीके से कराया बोर्ड पर। आप उसे आकर देख लीजिएगा। सिद्धांत के रूप में रचनावाद है। क्या है रचनावाद भाई? यह भैया रचनावाद, पहला ऑप्शन पढ़िएगा, यही हमको लग ही रहा है आंसर, हमने पढ़ लिया, आप पढ़िए उसको तो। दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी को भूमिका पर बल देता है। बिल्कुल भाई, देखिए सिद्धांत, जैसे आप कुछ आज एक ऐसा कार्य कर दिए, मान लीजिए आप आईएएस बन गए या फिर आईपीएस बन गए। आपने लेखपाल की एग्ज़ाम क्लियर कर ली, आप टीचर बन गए, आप किसी भी रेलवे विभाग में हो गए। तो एक दृष्टिकोण बन जाता है, नज़रिया बन जाती है आपको लेकर समाज में, कि भाई फलानवा का लइका नौकरी वाला है। कहते हैं ना लोग, मतलब दृष्टिकोण एक निर्मित हो जाता है बच्चों। आप अगर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हो, एक तरह से भूमिका लोग आपकी देने लगते हैं, कि भाई देखो इतना मेहनत किया था तो आज रेलवे में हो गया। इस तरह से इतना मेहनत किया था तो आज शिक्षक बन गया। तो ऐसे लोग भूमिका देने लगते हैं आपको। तो इस वजह से इसका राइट आंसर क्या होगा? निर्मित करने में शिक्षार्थी को भूमिका पर बल देता है। और भूमिका का मतलब एक तरीके से और समझ लें, जैसे कोई चीज़ आप शुरुआत कर रहे हैं तो उसकी भूमिका बनाना अच्छा होता है। मतलब उसकी शुरुआत किस प्रकार से करें? एक नज़र में उसको, उस कहानी को शुरू से अंत तक हमको देखना होता है, एक लाइन में लिखना होता है, वही भूमिका होता है। भूमिका बनाना मतलब कि स्टार्ट किस
लैंग्वेज से आप कर रहे हो, कहाँ से कर रहे हो, वो भूमिका होता है। अगले पर चलते, थोड़ा तेज़ चलेंगे। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। बताइए क्या है भाई? 10वें का जो राइट आंसर है साथी, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। बिल्कुल, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। अगला प्रश्न मतलब अगला पढ़ते हैं। महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना बिल्कुल गलत है। सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना यह भी गलत है भाई। कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना हो सकता है यह भी सही हो जाए, लेकिन अप्रोप्रिएट में देखेंगे तो अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, अक्षमता के अनुरूप, समझ रहे हैं ना? जिसमें बच्चों का, जैसे कि आप प्रैक्टिकली अगर कोई चीज़ समझाते हैं बच्चों को, तो उनको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता है ना? तो विद्यार्थियों को सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? अक्षमता के अनुरूप, उनकी अक्षमता, जो क्षमता नहीं अक्षमता है, उसके अनुरूप, मतलब हमें अगर पता है कि हम इस बार इस विभाग में या फिर 1+2 जो है जोड़कर हम 3 नहीं ला पा रहे हैं, हमको नहीं आता है 3, हम 2 लिख दे रहे हैं, कभी 5 लिख दे रहे हैं, क्योंकि हमको नहीं आता है। तो उनकी अक्षमता को समझ जाना और उसके अनुरूप कार्य करना, यही तो होता है पद्धति सिखाने का, शिक्षण का। जैसे आपको कोई चीज़ नहीं आ रहा है, तो हमारा कार्य क्या है? आपको समझाना, और आप समझ गए तो हमारी शिक्षण प्रक्रिया बहुत अच्छी है। समझ गए कि नहीं? एक शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया अच्छी होना ही उस टीचर की अच्छी क्वालिटी कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथी? 10वां का ए हो जाएगा। अगला चलते हैं, बताइएगा। निम्न में से कौन सा कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? बताओ, सीखने की प्रक्रिया की विशेषता किसे नहीं मानना चाहिए? क्या शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है? बिल्कुल भी गलत क्वेश्चन है भैया ये तो, क्योंकि इसमें निगेटिविटी है। आप खुद देखिए अच्छा, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। इसमें निगेटिव पूछा ही गया है, तो निगेटिव वाला ही आंसर होगा। इसका मतलब यही राइट आंसर हो जाएगा। देख लो, आप खुद देख लो भाई, निम्न में से कौन सा कथन सीखने की प्रक्रिया को विशेषता नहीं मानता है? नहीं मानना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, नेगेटिव पूछा है, नेगेटिव हमारा आंसर है। शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान थोड़े हैं जहाँ पे हम सीख सकते हैं, हमको अधिगम प्राप्त हो सकता है। भाई सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, बिल्कुल ये राइट आंसर है। मतलब इसका राइट आंसर नहीं है, मतलब एक पॉजिटिविटी दे रहा है। सीखना एक लक्ष्य उन्मुख है, बिल्कुल। आप सीख रहे हो, किसी उद्देश्य के प्रति झुकाव है आपका, नौकरी पाने का है आपको। अधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है, बिल्कुल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नेगेटिविटी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। लो, अगला अगला प्रश्न आपके सामने यूँ आ गया, पटकिए इसे भाई, जल्दी से पटकनी दीजिए धोबिया पछाड़। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को निम्नलिखित में से किसने बढ़ावा दिया है? बताओ। सीखने की अंतर्दृष्टि, या तो देखिए भाई रटने वाला प्रश्न है, इसको रटना ही है हमें। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? ए हो जाएगा। गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी इसे कहा जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 13 नंबर का देखिएगा। अधिगम के प्रक्रम के अभिप्रेरण क्या होते हैं? सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, 13 वाला आंसर देखिएगा, या फिर पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, यह भी भैया हमको नहीं सही लग रहा है। एक दिशीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, यह भी हमको सही नहीं लग रहा है। नहीं सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है, बिल्कुल। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण क्या होता है? जैसे आप नहीं सीख रहे हो तो हम आपको मोटिवेट करते हैं। नहीं पढ़ोगे बच्चा तो आपकी स्थिति जैसे है, गरीबी हो तो गरीबी ही बने रहोगे, आप कुछ नहीं कर सकोगे, आपके दोस्त नौकरी पा जाएंगे, उनकी शादी ब्याह होगी, घूमने जाएंगे, मस्त तरीके से मनोरंजन करेंगे। आज पढ़ लिए 2 साल, तो आगामी 60 साल तक, जब तक जीवित रहो तब तक मस्त तरीके से ऐश करो। तो यह सब अब मोटिवेशन है ना भाई। तो वही चीज़ बोल रहा है, नहीं सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है, अभिप्रेरण, उत्तेजना देता है। आपने केमिस्ट्री में एक चीज़ पढ़ा होगा, जिसे हम लोग कहते हैं कि इग्नाइट करना, इग्निशन। रॉकेट में नीचे से आग लगाते हैं तभी वो ऊपर जाता है, इसी प्रकार से मोटिवेशन होता है बच्चों। इसका राइट आंसर क्या है? डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण को मान्यता है, बताइए कौन सी मान्यता है जो बचपन के दृष्टिकोण, सांप्रतिक दृष्टिकोण को मान्यता देता है? बहुत तरीके से बच्चे वयस्क के बारे में बराबर होते हैं, कौन से तरीके के बारे में भाई? बहुत से तरीके, मतलब कौन से तरीके बताना। ये गलत है भैया, साफ साफ ये गलत बता रहा है। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है, गलत है भाई। बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है ना, कि आप प्रतीक्षा कर रहे हो? बचपन बचपन प्रतीक्षा अवधि है ना, प्रतीक्षा अवधि तो आपका बुढ़ापा है, वयस्क है। बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि, बिल्कुल। बचपन जो है वृद्धि मतलब बढ़ना और परिवर्तन की एक अनूठी अवधि। जैसे-जैसे आप बढ़ते हो आपके अंदर चेंजेज़ होने लगते हैं बच्चा। आप बढ़ गए, आपके हाथ-पाँव दोनों बराबर बढ़े, आपके दिमाग के विस्तार हुए, आपने अधिगम किया तो आपने बहुत अच्छे अधिगम किए तो आप टीचर बने। मतलब ये बहुत सारी चीज़ें आपके उम्र के साथ बढ़ता चला जाता है, दिमाग भी, शरीर भी। मतलब फिज़िकली तो एक तरीके से रुक जाता है, लेकिन सीखना तो जीवन पर्यंत चलता रहता है।
अगला लास्ट प्रश्न होगा, इसका जवाब आप दीजिएगा। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोग को, अगर ऐसे ही वीडियो पाने हैं तो आप डेली इस सेशन को इसी समय देख पाएँगे। यह टेस्ट सीरीज़ आया करेगा, प्लेलिस्ट बना दिया गया है, उसे आप देख सकते हैं। इसका आंसर बताइए। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए अभिभावकों की भूमिका? बताइए भैया, क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? निषेधात्मक होना चाहिए, नेगेटिविटी होनी चाहिए? ना भाई, नेगेटिव क्यों होगा? अग्र सक्रिय होना चाहिए बच्चों, प्रोटेक्टिव होना चाहिए बच्चों। अगर कोई गलती करता है बच्चा, तो उसको ये नहीं कहना चाहिए, "अरे! गलत कर दिए, सीख नहीं पाओगे, अब तुम ये काम नहीं करोगे, तुम्हारी पढ़ाई-लिखाई छुड़वा देते हैं।" कुछ माँ-बाप होते हैं, थोड़ी-सी धमकी देते हैं बच्चों को, लेकिन बाद में सराहनीय भी करते हैं। जैसे बच्चा अगर थोड़ी-मोड़ी गलती करता है, तो उसे सुधारना हमारा प्रक्रम है। हम उसे सुधार सकते हैं, उससे बार-बार बोलें, "बच्चा आप कर सकते हो, एक्स्ट्रा कर सकते हो, इसमें आप करोगे, अच्छा करोगे।" जैसे हम शिक्षक बन जाएँगे, तो किसी बच्चे को मारेंगे-पीटेंगे थोड़े। मारना-पीटना प्रतिबंधित हो चुका है। आपको पता है कि नहीं? जितने बच्चे मार-पीट से पिटौर हो जाते हैं, कहा जाता है बच्चे पिटौर हो गए। बच्चों को लगता है कि अब हम मार मार ही खाएँगे। जैसे कि पावलोव ने कुत्ते का सिद्धांत दिया था, भालू वाला सिद्धांत किसने दिया था? आप खुद सोचो। वो सारे सिद्धांत हमने पढ़ाए हैं, लेकिन सारे सिद्धांतिक रूप से आप इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो आपका जो राइट आंसर आएगा अग्र सक्रिय, मतलब प्रोटेक्टिव होना चाहिए। बच्चों को प्रोटेक्ट करना चाहिए हर स्थिति में, तब जाके बच्चा अच्छी अधिगम कर पाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। आप समझ सकते हैं, यह सेशन डेली आएगा साथी। बहुत-बहुत आपका धन्यवाद। आप इसको ज़रूर शेयर करिएगा। नमस्कार।